आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। महान विद्वानों के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं एक महान शिक्षाविद डॉक्टर सुरेश चंद्र मलिक जी, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे उनके जीवन के बारे में बात करूंगा। उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या उनके जीवन में चुनौतियाँ आई, किन किन पदों पर वे रहे और जीवन में और क्या क्या सफलताएं प्राप्त की, विदेशों का भ्रमण किया, कैसे किया, जीवन में कोई आइकॉन है, आदर्श अध्यापक है या कोई व्यक्ति है या फिर संदेश कोई विशेष जो शिक्षा जगत को देना चाहिए, इसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले भाई सुरेश जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपने जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की है, किस किस स्कूल से या विद्यालय से या यूनिवर्सिटी से? सबसे पहले तो मैं आपके YouTube चैनल वैचारिक क्रांति के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं गांव खैरावड़ से मैंने अपनी मैट्रिक परीक्षा 1982 में पास की। उसके पश्चात मैंने पंडित नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से अपना जो है नॉन मेडिकल जो स्ट्रीम थी उसमें एडमिशन लेते हुए 1986 के अंदर ग्रेजुएशन पास की मैंने। और उस समय के जो हमारे जो शिक्षक थे बड़े अच्छे शिक्षक रहे हैं और 10वीं तक का जो हमें जो स्कूल था उसमें हमारे बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और कुछ शिक्षक हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे रहे। उसके बाद मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया यूनिवर्सिटी रोहतक से। एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद 1988 में मैंने रिसर्च के लिए अप्लाई कर दिया पीएचडी करने के लिए। तो उसी डिपार्टमेंट से मैंने प्रोफेसर आर.के. कुटेजा की देखरेख में मैंने अपना जो शोध कार्य था, रिसर्च का जो कार्य था वो पूरा किया मैंने। 1993 में मैंने अपना जो शोध कार्य था पूरा किया रिसर्च का। लेकिन उससे पहले क्योंकि वो उस समय एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऐसी होती थी, जो रिसर्चर होते थे और जिनकी अच्छी मेरिट होती थी तो उनके लिए हमारे पास जो एलिजिबिलिटी थी, जो यूजीसी नेट क्लियर होते थे तो वो डायरेक्ट वहाँ पर अपॉइंट हो जाते थे। तो 1991 में मैंने जो है नवंबर 1991 में मैंने एज लेक्चरर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जो ना डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में ज्वाइन किया। लेकिन उस समय डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इकट्ठा होता था। तो 19 जून 1991 में ये जो डिपार्टमेंट था स्टैटिस्टिक्स अलग से अलग हो गया। तो उस समय फिर मैं डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स की मेरी क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन थी रिसर्च वो स्टैटिस्टिक्स थी, इसलिए आई ज्वाइंड द डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स इन नवंबर 1991। तो इस पद पर कितने साल तक रहे? मैं एज लेक्चरर क्योंकि उस समय जो हमारी जो यूजीसी जो गाइडलाइंस थी उसमें ये था कि 5 साल में आप सीनियर लेक्चरर बन जाएंगे। तो 5 साल में मैं जो एज पर नॉर्म्स सीनियर लेक्चरर बन गया एज पर फुलफिलिंग द कंडीशंस। और सीनियर लेक्चरर के 8 साल के बाद फिर मैं रीडर बन गया। उन दोनों रीडर का प्रोविजन होता है, आजकल एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है। उसके कुछ फिर 4 जो है 5 साल बाद फिर मैं अपना प्रोफेसर बन गया। तो 17 साल के जो अध्यापन कार्य था, रिसर्च जो शोध कार्य था उसको ध्यान में रखते हुए मैं पूरे 17 साल में मैं अपने प्रोफेसर के पद पर आ गया। अब लगातार मैं पिछले 16 साल से मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इस जो मेरा जो अध्यापन कार्य रहा इसमें भी मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों से जो इंटरेक्शन हुआ जिससे मुझे अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत भी है। कोई मुख्य आदमी था आपका अध्यापक स्कूल स्तर पर या कॉलेज स्तर पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर? हाँ, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। अगर हम स्कूल की बात करें, देखिए जो आइकॉन की उसकी बात होती है, कहीं न कहीं हर व्यक्ति के लिए कोई इनको आइकॉन होता है। और उस आइकॉन में सबसे पहले उसके माता पिता हैं और उसका अपना जो डेडिकेशन है, जो उसका अपनी जो लगन है, उसकी जो मेहनत है वो भी अपने आप में एक आइकॉन होता है। और फिर उसके बाद उसके अध्यापक आते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को अच्छे अध्यापक मिल जाते हैं किसी भी विषय में तो वो उसके लिए आइकॉन का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने 1982 में 10वीं गाँव खैरावड़ से की थी गवर्नमेंट हाई स्कूल से, तो उस समय
बहुत अच्छे टीचर थे। Yes. जो अगर मैं गणित के अध्यापकों की बात करूं तो उसमें आप समय भी एक अच्छे अध्यापक थे हमारे। Yes. हेमचंद्र मलिक जी Yes. और हरिचंद्र अहलावत जी। Yes. तो कुछ ये मैथमेटिक्स के जो गणित के जो अच्छे अध्यापक थे, इनसे हमने प्रेरणा लेते हुए Yes. हमारा जो रुचि थी वो गणित की तरफ बढ़ गई। Yes. तो गणित की तरफ जाते हुए मेरा इंटरेस्ट फिर कॉलेज में भी गणित की तरफ ज्यादा था और Yes. मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं गणित के अंदर। Yes, yes. हमेशा ही। और फिर मैंने एमएससी भी गणित से किया। Yes. और गणित से एमएससी करने के बाद वहां पर भी कुछ ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो अध्यापक Yes. थे, बड़े अच्छे अध्यापक थे वहां भी कई थे, तो वो भी अपने आप में एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। ये HOD कब बने आप स्टैटिस्टिक्स के? मैं आपको तो 27 साल का जब मुझे अध्यापन कार्य हो गया था, जब मैं प्रोफेसर भी बन चुका था, Yes. तो मैं फर्स्ट टाइम 2018 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हूँ। Yes. सांख्यिकी विभाग का। 6 साल हो गए लगभग है। हाँ नहीं, अब तो मैं फिर बीच में, क्योंकि एक टेनर होता है। Yes. हर कोई भी प्रोफेसर बनता है, जो प्रोफेसर है या कोई जो टीचर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक टेनर के बेस होता है। Yes. 3 साल का टेनर होता है। Yes. 3 साल के इस टेनर में हर एक व्यक्ति का टर्न आता है। Yes. तो अब मेरा जो टर्न था वो 27 साल की सर्विस होगी, तब मेरे को मौका मिला इसमें। Yes. तो 2018 में मैं 2018 से 2021 तक मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा। उसके बाद बीच में कोई और टीचर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। अब आज के दिन भी मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ तो दोबारा ये से। जो आपने जितने शिक्षा जगत में काम किया इन पदों पर, तो क्या कोई चुनौतियां भी आई, कोई परेशानी? हाँ, चुनौतियां तो, क्योंकि हम इस संसारिक जीवन में रहते हैं तो चुनौतियां तो रहते हैं। Yes. स्कूल लेवल में भी चुनौतियां थी, Yes. कॉलेज में भी चुनौतियां थी, यहाँ भी चुनौतियां। उसका एक कारण क्या है? क्योंकि हम एक किसान के बेटे हैं। Yes, yes. आपको बताऊं, Yes. किसान के बेटे होने के नाते हमारे पास कोई माई बाप नहीं था। Yes. कोई भी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं गाइड था, करने कोई वाला गाइड, नहीं था। प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था। हाँ। बल्कि हमें कई बार इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ी। अभी नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा, ये होगा, ये नहीं Yes, मिलेगा। yes. ऐसी इस तरह की बातें हमने इवन देन टीचर्स की तरफ से भी हमें झेलने को मिली हैं। तो लेकिन हमने उन चीज़ों को, चुनौतियों को झेलते हुए, पारिवारिक चुनौतियां भी कई बार रही हैं, परिवार में भी कई बार समस्याएं आती रहती हैं उनको, क्योंकि मैं परिवार में सबसे बड़ा सदस्य था तो मेरी और भी ज़्यादा जिम्मेवारी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने उन चीज़ों को झेलते हुए, कॉलेज की समस्याएं को झेलते हुए, लेकिन एक बात मेरे क्या थी कि मैंने कभी भी अपने कार्य को पीछे नहीं रहने दिया। Yes, yes. कभी भी ये किसी बहुत को बड़ी बात है। पीछे नहीं रहने दिया और समय पर कोई भी कार्य मिला मैंने उसको समय पर किया। अच्छा, कुछ पुस्तकें भी लिखी हुई आपने? आज मैं बता देता हूँ। Yes. आज भी यदि मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ Yes. और दूसरे विश्वविद्यालय में भी मैं जाता रहता हूँ, अच्छा, अच्छा। तो मैं एक बता देता हूँ, आज मेरे पार्ट पर किसी भी विद्यार्थी का या किसी भी और विश्वविद्यालयों का कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं Pending होता। नहीं है, yes. मेरा काम हमेशा एडवांस में चलता है। Yes. और जिस व्यक्ति का अगर मेरे पास फोन आ गया सर ये काम किया, तो ये मेरे पास कोई फोन नहीं आता। Yes. मैं अपने काम को पूरी तरह से सिंसियरिटी के साथ यानी करता फोन हूं। करने की जरूरत ही जरूरत ही नहीं महसूस करता मैं आपको। तो आपने अध्यापन कार्य पुस्तकें लिखी हुई कोई हाँ, मैंने सब्जेक्ट की लिखी? मैं आपको बता देता हूँ। Yes. ये 2005 से के आसपास मैंने एक बुक लिखी थी। Yes. एनालिसिस, ये मैथमेटिक्स का Analysis, yes. एनालिसिस, ये मैथमेटिक्स की विषय के ऊपर ये बुक है। Yes. तो रियलिसिस वो जो कॉलेजेस में ये अभी भी चली हुई है वो Yes. बुक, टेक्स्ट बुक है। अच्छा, तो वो- बहुत प्रचलित बुक है, रियल एनालिसिस बाय एस.सी. मलिक। Yes. तो ये अच्छी है और इससे मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिला किताबें लिखने के लिए। Yes. क्योंकि जो कॉलेजेस के टीचर्स ने कहा सर ये बड़ी अच्छी किताब लिखी है, आप और भी इस विषय में लिखिए, क्योंकि रियल एनालिसिस बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, कठिन कठिन विषय होता है हमने देखा गणित के था अंदर। में। हाँ, प्रोफेसर रिसाल सिंह दैया पढ़ाते थे। हाँ। तो वो, लेकिन हमें जो रियल एनालिसिस पढ़ाने में जो है मित्तल साहब होते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज में या उसके अंदर। तो Yes. मैं आपको बताता हूँ, तो उसके बाद मैंने फिर बुक्स लिखी, ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स के ऊपर बुक लिखी। Yes, yes. ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक्स के ऊपर है। आज मैंने जो कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस इन रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, ये अभी वाइले पब्लिकेशन की बुक है। अभी- तो अभी रिसेंटली ये आई है बुक पब्लिश होके। तो इस तरह से 7-8 किताबें मैं अभी तक लिख चुका हूँ। 7-8 तो किताबें। आपने कहीं विदेशों में भी शिक्षा के संबंध हाँ, कोई मैं सेमिनार, इसके लिए अकेडमी है? हाँ, राइट। कहाँ गए? सब मैं आपको देता हूँ, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। Yes. मैंने पूरी एकेडमिक लाइफ को मजा लिया है। अच्छा, और very उस एकेडमिक लाइफ को मैं टीचिंग में भी मजा लेता हूँ, रिसर्च में मजा लेता हूँ और विजिट करने में एज ए लेक्चरर। और मैंने बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं
विदेशों में जहाँ पर मैंने अपने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। अगर मैं इस डाटा को अगर आपके सामने रखना चाहूँ तो मैं कम से कम 120 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। 120 देश कौन कौन से थे? देश में तीन बार मैं यूएसए जा चुका हूँ, कनाडा जा चुका हूँ, मैं यूके जा चुका हूँ, मैं हंगरी जा चुका हूँ, जर्मनी जा चुका हूँ, और मतलब कम से कम 27-28 ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें मेरा अपना प्रेजेंटेशन, हांगकांग है, सिंगापुर है, ये बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें मेरे को मौका मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेरे विश्वविद्यालय को भी, जिन्होंने मुझे ऐसे जाने का मौका मिला और मेरे को एक ऐसा इंटरेक्शन मिला जिसकी वजह से मैं अपने डिपार्टमेंट को और अपने इस विषय को बहुत उच्च स्तर पर ले जाएगी मैंने कोशिश की और आज ले गया। शोध पत्र भी लिखे होंगे जरूर आपने? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, it is a matter of record. It is a matter of record. आज तक पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर हो सकता है इंडिया का भी एक रिकॉर्ड हो, पूरे भारत का भी रिकॉर्ड हो, मेरे अंदर एक 51 रिसर्च स्कॉलर पीएचडी कर चुके हैं, 51 विद्यार्थी और मेरे 225 शोध पत्र प्रस्तुत हो चुके हैं, 225 और 30 एमफिल में सुपरवाइज कर चुका हूँ और 200 के आसपास एमएससी प्रोजेक्ट्स हैं। और जहाँ तक शोध पत्र की बात है, मैं अच्छे जर्नल्स में और ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को रिसर्च करवाई है जो मेरे से संबंधित, मेरे प्रीवियस से संबंधित ज्यादा थे, जिनकी कोई सिफारिश नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन वो इंटेलिजेंट थे। वो उनका इंटरेस्ट था कि यस मैं शोध करना चाहता हूँ। इसमें कहीं आपको कोई मेडल या कोई पुरस्कार कहीं है देश में या कहीं बाहर कोई मिला, ऐसा सर्टिफिकेट कोई है? हाँ, यस, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को 2021 में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिशियन अवार्ड मिला हुआ है बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ISPS, जिसका आज की डेट में 1800 लाइव मेंबर्स हैं, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं प्रेसिडेंट भी हूँ आज की डेट में ISPS का। उसके तहत बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है, तो मैं उनका चेयर होता हूँ वहाँ जाके, और MDC रोहतक में भी मैंने ऐसे मौके दिलवाए हैं डिपार्टमेंट को, जिसके तहत हम ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। और भी अवार्ड है, ये जो विजयना परिषद ऑफ इंडिया है उसने भी मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया हुआ है। अच्छा, सामाजिक गतिविधियों में भी कोई रुचि लेते हो? मैंने एक आपका फोटो देखा था प्लांटेशन का। नहीं, प्लांटेशन तो हमारे उसमें जहाँ नहीं है, हमारी हॉबी है। मैं आपको बता, हॉबी है, ऐसा नहीं है कि हॉबी नहीं है। मैं MD रोहतक में 3.5 साल NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और NSS प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि उसके तहत वो सारे कार्यविधि आएंगी जो समाज से जुड़ी हुई है। वो प्लांटेशन भी है, ब्लड डोनेशन कैंप भी है, तो ये सारी चीजें मैं ऑर्गेनाइज करवा चुका हूँ। प्लांटेशन है, ब्लड डोनेशन कैंप है, आई डोनेशन कैंप है, तो ये मेरे अंदर जो राष्ट्रीय सेवा योजना की जो स्कीम है उसके तहत डेवलप हुई थी। और आप भी तो ये है जो 1982 में आपने कलाउड से मैट्रिक की, उस समय जो शिक्षा का सत्र था और आज जो शिक्षा सत्र आप देख रहे हो, उसमें क्या परिवर्तन लगता है आपको? मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि आज शिक्षा डिजिटलाइजेशन हो गई है। अब डिजिटलाइजेशन हो गई तो हर व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। हम पुराने जो लोग थे, आपका अगर मैं समय देखूं, उस समय बोर्ड की पढ़ाई ज्यादा थी, अब ऑनलाइन कंसेप्ट ज्यादा है। तो ऑनलाइन के तहत अगर आप तो नहीं जुड़ेंगे तो कहीं आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन सत्र में क्या है कि वहाँ पहले टीचर डेडिकेटेड होते हैं और विद्यार्थियों को समय देते हुए पहले उनकी तरफ कोई लोभ नहीं होता था, वो लोभ नहीं करते थे। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है कि टीचर का भी इंटरेस्ट डेविएट हो गया और विद्यार्थी भी अपना रास्ता भटके, क्योंकि उसके केयर टेकर नहीं है प्रॉपर। अगर उसके पास टीचर ठीक नहीं होंगे तो मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी भी कहीं की उसकी लिबर्टी ले लेता है। अच्छा, ये जो टीचर है आजकल जो शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, इनको आप क्या सुझाव दोगे कि उनको कैसे काम करना चाहिए? कोई विशेष सुझाव उनके लिए जो शिक्षा जगत में प्रेजेंटली टीचर कार्य है, स्कूल लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, उनको क्या आप सुझाव दोगे, क्या सजेशन दोगे? देखिए, मैं एक तो बात ये जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दोस्तों को कि शिक्षा हम सब से बनी है।
ठीक है कि हमारे पास बीच में ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट थोड़ा डेविएट हो गया, डेविएट हो गया। Yes. और डेविएट होने के कई कारण आप जानते हो, मैं यहाँ पर बखान नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों Yes, को, yes. बहुत सारे कारण हैं इसके। Yes, yes. लेकिन फिर भी यदि हम किसी पद पर आगे हैं Yes. तो हमारे अंदर सिंसियरिटी और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए Yes. और डेडिकेशन होना चाहिए। आज भी बेचारे जो गांव देहात के जो बच्चे हमारे पास अभी एमएससी लेवल पे भी आते हैं, Yes. लेकिन वो लेवल नहीं मिलता हमें कई बार विषय वस्तु के लिए, Yes. सब्जेक्ट से रिलेटेड। Yes. तो इसलिए मैं टीचर को आज मैं कहना चाहूँगा कि वो ठीक है कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन एक अच्छे अध्यापक की आज भी इज्जत है। अगर आप एक अच्छे अध्यापक हैं, डेडिकेशन है, समय का ठीक उपयोग करते हैं और विद्यार्थियों को सिंसियरिटी के साथ आप अटेंड करोगे, Yes. तो आप आज भी अच्छे हो। Yes. तो मेरा सुझाव ये है कि आप सिंसियरिटी के साथ आप अपना कार्य अच्छा, आज करें। का जो युवा वर्ग है आप देख रहे हो, पथभ्रष्ट हो गया, न माँ बाप की इज्जत करता है, न समाज की, और नशे में हो गया। इनको आप क्या सुझाव दोगे? आज का युवा वर्ग जो है उसको मैं, क्योंकि इसके लिए हम सभी दोषी हैं। Yes. मैं अध्यापक भी दोषी है और परिवार के जो सदस्य है वो सभी ये दोषी समाज हैं। भी सारा समाज दोषी है। सारा दोषी सारा है, दोषी है। कोई शक नहीं है। Yes. क्योंकि हमने उनको एक तो जो ये डिजिटलाइजेशन का दौर है इसका सदुपयोग नहीं आया। यस, ये बहुत बढ़िया दौर है, ऐसा नहीं मैं Yes, कहूँगा। yes. लेकिन इसका सदुपयोग हो तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवेलेबल है, इमीडिएटली अवेलेबल है। यस, यस। यदि लेकिन उसका proper utilization नहीं हो रहा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं नहीं हो हो रहा रहा है। है। लेकिन इसलिए मैं जरूर ये चाहूंगा विद्यार्थियों को कि आप, ठीक है कि आप कई बार रोजगार की एक समस्या होती है, Yes, रोजगार की तरफ और रोजगार की तरफ अगर आप अपनी सब्जेक्ट में मेहनत करोगे, Yes. यदि आपके सब्जेक्ट में पकड़ोगी, टीचर के टच में रहोगे, टीचरों से आप अपनी जितनी भी बातें डिस्कस करोगे और वो प्रॉपरली गेन करोगे, तो मुझे विश्वास है कि आज भी आप अच्छी जॉब पर जा सकते हो। कई बार हम अखबारों में देखते हैं Yes. कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना, हाँ, yes, किसान की बेटी आईएएस बनी, IAS तो वो आईएएस तो वही बने ना जो है जिन्होंने मेहनत की जिन्होंने है। मेहनत की है। मेहनत की है, तो yes. मैं ये कहता हूँ कि मेहनत के रास्ते से और सिंसियरिटी के रास्ते से अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करोगे तो मुझे विश्वास है आप भी जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए, जुनून बिना आप कोई के समाधान अंदर नहीं हो सकता। जुनून होना चाहिए। जुनून हम जब थे तो आज भी मेरे अंदर पढ़ने की जो जुनून होया जिसके दुनिया में, हाँ। उसने शोहरत पाई, शोहरत पाई। और बिना जुनून के किस्से की भी ना होती सफल कमाई। ये बात है। ये हाँ, जरूरी मेरी है। मान्यता है। ये मान्यता है कि आप लोग थे उस समय, आप लोगों को भी जुनून था हमें भी और जुनून हम आप लोगों को जुनून था, तो हम में वो जुनून पैदा हुआ, तो आज तक वो जुनून गया ही नहीं। जेनरेशन टू जेनरेशन चलता रहता है। आज तक ये जुनून ही नहीं गया है। आज तक हम इसका ये एंजॉय जो मेरा कर एक यूट्यूब चैनल है वैचारिक क्रांति, उनके दर्शकों को आप क्या सुझाव दोगे, क्या मतलब संदेश दोगे अपने विचार से? मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के चैनल देखिए आज YouTube चैनल हजारों में, हजारों में। बहुत सारे मार्केट के अंदर है। Yes. लेकिन आप जैसे लोग, मैं तो सरप्राइज हूँ कि आप जैसे लोग YouTube चैनल चला रहे हैं, और वो भी वैचारिक क्रांति, जिसका विषय वैचारिक क्रांति है। Yes, yes. तो वैचारिक क्रांति, यदि आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों के इंटरेक्शन से या और बहुत सारे और लोग जो सामाजिक दायरे में जो लोग हैं, उन लोगों के साथ जुड़ के उनकी बातों को पहुंचाएंगे, मुझे विश्वास है कि शायद कहीं कहीं हमारे समाज में बदलाव आएगा। Yes. इन चीजों से बदलाव आएगा और हमारे विद्यार्थी इन बातों को सुनकर शायद हो सकता है एक अच्छे रास्ते पर चले जाएंगे। तो मैं डॉक्टर साहब, आपने मेरे को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और आप तो मेरे गुरुजी भी रहे हो, 10वीं तक के गणित के अध्यापक रहे हो, बहुत अच्छे गिने चुने अध्यापकों में रहे हो। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम इस एज में आके आपने मुझे ये कहा कि ये आप बताइए कुछ है, तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और YouTube जो आपका चैनल है वैचारिक क्रांति, इन सब के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। धन्यवाद।